जय हिंद स्टूडेंट। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होए। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था एक अव्वल दर्जे की शिक्षा व्यवस्था होए। दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों के जो शिक्षा व्यवस्था है उनसे भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। क्योंकि प्राचीन काल में जब हम देखते हैं तो दुनिया में सभ्यता और संस्कृति का विकास भी नहीं हुआ था। उससे पहले हमारे देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय थे। देश तथा दुनिया से हजारों विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे, जिसकी इतिहास और अवशेष दोनों आज भी मौजूद है। तो आइए हम इतिहास पर ही आज इतिहास को ही पढ़ाने जा रहे हैं। तो इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है हम वहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास कहते किसे हैं? तो इतिहास हम उसे कहते हैं, अतीत में हुए घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, या अतीत में हुए घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जो जनक हैं वह हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया था, और उनकी जो पुस्तक है वह हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका या इतिहास। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इतिहास का वह भाग जहाँ से इतिहास प्रारंभ होता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आधि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल एक बहुत लंबा अवधि का काल है। इसे जो है कि पढ़ने के दृष्टि से या सुविधाजनक की दृष्टि से इसे दो कालों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। पर प्राग ऐतिहासिक काल के उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता था, यानी लिपि से, किसी भी प्रकार के लिपि से परिचित नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किसी प्रकार के लिपि से परिचित था? नहीं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किसी भी प्रकार के लिपि से परिचित नहीं था। दूसरा है आधि ऐतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस काल में मनुष्य लिपि से तो परिचित था, पर वो आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे ए लिपि है। आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो काल आता है वह सिंधु और हड़प्पा सभ्यताएं आता है। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता आता है। तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मनुष्य लिपि से भी परिचित था और उस लिपि को पढ़ा भी जा सका है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के विकसित होने के बाद जो लिपि विकसित हुई थी वह थी ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि, जो भाषा थी पाली भाषा या प्राकृत भाषा। और उस लिपि को सबसे पहले आधुनिक भारत में पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसप को जाता है। जेम्स प्रिसप ने ही सबसे पहले 1837 में इस लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि को। ऐतिहासिक के अंतर्गत इसकी सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। तो आइए हम यहाँ पाषाण काल को पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं कि पाषाण काल क्या है। तो पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य को सिर्फ पत्थरों के बारे में जानता था, किसी भी प्रकार के मटेरियल या धातु की उसे जानकारी नहीं था। और दूसरा है ताम्र काल। पाषाण काल के बाद जो काल विकसित हुआ वह ताम्र काल हुआ विकसित। ताम्र काल के समय में मनुष्य को तमाम तरह के मटेरियल, धातु की जानकारी हो गया था। सबसे पहले तांबा की जानकारी हुआ, और तांबा से कई प्रकार के औजार बनाने की कला विकसित कर लिया था मनुष्य ने। लेकिन इस पाषाण काल की एक बहुत लंबी अवधि है।
इसे सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी में कहते हैं पेलियोलिथिक पीरियड, और मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो आइए हम यहाँ जानते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की एक बहुत ही लंबी अवधि है। यह 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 20 लाख बीसी से लेके 12,000 बीसी तक है। 20 लाख बीसी से लेके 12,000 बीसी तक। और मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वह 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के अवधि को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल की जो अवधि है वह 10,000 से लेके 10,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी तक, 3,000 बीसी तक की अवधि को हम नव पाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वह खुले आसमान के नीचे, जंगलों में, गुफाओं में जंगली जानवरों को मारकर या जंगली फलों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करता था, जिसे हम आदि मानव कहते हैं। यानी आदि मानव कब विकसित हुआ था? तो वह पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आग की खोज, आग की खोज, तो आग की खोज कब हुआ था? आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला है खानाबदोश जीवन। खानाबदोश जीवन, इस काल में मनुष्य जो है खानाबदोश जीवन, उसका जीवन जो था वह खानाबदोश था। यानी वह यहाँ से वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, अगले साल दूसरे जगह, ऐसे शिकार के खोज में या भोजन की तलाश में वह भटकता रहता था। इसलिए उसे खानाबदोश, उसका जीवन कैसा था? खानाबदोश जीवन था, अस्थायी जीवन। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था? अस्थायी था, यानी वह स्थिर नहीं था, वह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकता रहता था, है ना। खानाबदोश जो जीवन है वह पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित उसका जीवन था। खानाबदोश जीवन उसका कैसा था? यानी पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित था, जंगली जानवरों, जंगली फलों को खाकर ही जीवन अपना निर्वाह करता था। और अस्थायी जीवन जो है, अस्थायी जीवन का मतलब वह दिन प्रतिदिन वह भटकता रहता था भोजन की तलाश में। अगला है पत्थरों के बड़े बड़े औजार। पत्थरों की, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है पत्थरों के बड़े बड़े औजार का प्रयोग करता था जंगली जानवरों को मारने के लिए। यानी उसका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं हुआ था कि उन पत्थरों को बना करके, नुकीलादार या धारदार बना करके वह उसका प्रयोग करे। तो इस काल में जो है पत्थरों के बड़े बड़े औजार विकसित, मनुष्य ने इसका प्रयोग किया था। और अगला है पूरा पाषाण काल के अवशेषों को सबसे पहले एकत्रित किसने किया और पहचान किसने किया? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही सबसे पहले पाषाणकालीन औजारों को पहचान किया था सन 1863 में। अगला है भीमबेटका की गुफा।
भीमबेटका की गुफा, यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर मनुष्य ने चित्रकारी जो करना प्रारंभ किया था वो पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, क्योंकि जब वो गुफाओं में रहता था और दिन भर शिकार करने की जो उसकी परंपरा रही थी, तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं यह बात आया होगा कि शिकार करते ही उसने जो है कि इस भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी किया है, और वह चित्रकारी आज तक भी है, जिससे विश्व हेरिटेज में, विश्व विरासत में इसे शामिल भी किया गया है, भीमबेटका की गुफा को। तो पूरा पाषाणकालीन चीजों को हमने यहाँ पर जान लिया। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है बहुत सारे जलवायु में परिवर्तन आया। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत बहुत सारे जलवायु में परिवर्तन आया, यानी धीरे धीरे जलवायु गर्म हुआ और ग्लेशियर पिघले, घास के मैदान हो गए, छोटे छोटे जीवों का जो है कि जन्म हुआ, और छोटे जानवरों का भी जन्म हुआ, जैसे बकरी है, खरगोश है इत्यादि छोटे छोटे जानवरों का जन्म इस काल में हुआ, और थोड़ा जलवायु गर्म भी हुआ था। तो इस काल में जो एक चीजें आता है वह ये आता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य माइक्रोलिथ, पत्थरों के छोटे छोटे औजार, इस काल में जो है माइक्रोलिथ यानी पत्थरों के छोटे छोटे औजार का प्रयोग मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था। जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का औजार का प्रयोग करता था, वही मध्य पाषाण काल में पत्थरों के छोटे छोटे औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अगला है पशुपालन। इसमें मनुष्य ने पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था, यानी सबसे पहले इसने जो पशु पाला हुआ था कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पाला था? तो कुत्ता पाला था। इसका कारण यह रहा होगा कि मनुष्य जब शिकार करता रहा होगा जंगलों में, तो कुत्ता उसकी जो है कि आगे बढ़ करके उसे शिकार करने में मदद किया होगा, है ना। आज भी कुत्तों की आदत है। तो मनुष्य को लगा होगा कि जो है कि कुत्ता उसके लिए लाभदायक प्राणी है, तो उसे अपने पास रख लिया होगा। इसलिए मनुष्य ने सबसे पहले किसको पाला था? कुत्ता को पाला था। जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन भी हुआ और घास के मैदान हो गए। अब अगला हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल में मनुष्य का जो मस्तिष्क था वह पूरी तरह से विकसित हो गया था, यानी वह अब धीरे धीरे सभ्य हो गया था। इधर मनुष्य असभ्य था, अब यहाँ आते आते वह सभ्य हो गया था। तो एक कृषि, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ किया। कृषि। अगला है पशुपालन। इसमें जो है कि गाय बैल इत्यादि, घोड़ा इत्यादि छोटे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। कृषि है, पशुपालन है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पूछता है कि पहिए का खोज कब हुआ था? तो पहिए का खोज नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का खोज, पहिए की खोज। पहिए का खोज कब हुआ था? तो पहिए की खोज नवपाषाण काल में। और आग की खोज कब हुआ था? तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था।
अगला है अस्थाई जीवन। अस्थाई जीवन, यहाँ पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन अस्थायी था, यानी वह दर बदर यहाँ वहाँ शिकार की खोज में, भोजन की तलाश में भटकते रहता था। पर नवपाषाण काल में मनुष्य का जीवन अस्थायी हो गया था। जब वह कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, तो कृषि के लिए समय लगता है फसल उगने में, तो वह अपना जो है जीवन अस्थायी कर लिया था, यानी अस्थायी निवास भी बना लिया था। इसी काल में कई सारे सभ्यता भी विकसित हुए थे दुनिया में, जैसे भारत में सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में वांगाओ नदी के किनारे चीन की सभ्यता, मेडिटेरियन सी के पास क्रीट सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, कई सारे सभ्यताओं का विकास इसी नवपाषाण काल के समय में ही विकसित हुआ था। अगला देखते हैं ताम्रकाल। ताम्रकाल में मनुष्य ने तांबे की खोज करके उसे तांबे को ढाल करके सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया था। मनुष्य ने कौन सा औजार सबसे पहले बनाया था? तो कुल्हाड़ी का बनाया था, कुल्हाड़ी बनाया था। अब हम आगे देखते हैं आधे ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, जिसमें सिंधु और हड़प्पा सभ्यता आता है। इस काल में प्रमुख नगर जो थे, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वह थे प्रमुख नगर था जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी इत्यादि। यानी जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वह थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, है ना। अगला है पंजाब का रोपड़, लोथल, आदि। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे। इसे हम मैप के माध्यम से भी देखते हैं। इसे हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये प्रमुख नगर कहाँ कहाँ थे। तो यहाँ पर था मोहनजोदड़ो, यहाँ था हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान में थे। यहाँ कालीबंगन था राजस्थान में, यहाँ हरियाणा में राखीगढ़ी था, यहाँ धौलावीरा था, इत्यादि जो सभ्यताएं थी वह यहाँ पर ऐसे विकसित हुई थी। लोथल और जो सिंधु नदी है वह यहाँ से ऐसे आकर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता विकसित हुई थी। अब जो है कि सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल था वह प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ है। सिंधु सभ्यता के उस समय की जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। लिपि भाव चित्रात्मक, जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। मिठास के लिए सिंधुवासी शहद का प्रयोग करते थे, मिठास के लिए शहद का। एवं सिंधु सभ्यता के जो
बंदरगाह थे उसका नाम था बंदरगाह लोथल एवं सुरकोतदा। लोथल एवं सुरकोतदा यह जो है कि प्रमुख बंदरगाह था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। वहीं से जो है कि दुनिया के कई सारे सभ्यताओं से व्यापार होता था। अब अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की बनी जो नर्तकी है जिसको देखेंगे कि हाथ में चूड़ी पहनी है और एक हाथ उसका कमर पर है, तो वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से। और पशुपतिनाथ की भी मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी और पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है, नर्तकी और पशुपतिनाथ की। यहाँ से बहुत सारे सील और मोहरे भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से मिला है। शवों को दफनाने एवं गाड़ने दोनों प्रथा था, तो शवों को जलाने की प्रथा जो था शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में, और दफनाने की प्रथा हड़प्पा में थी। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ थी, मोहनजोदड़ो में। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ थी, तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा एवं हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो का नाम जो है वो मुअनजोदड़ो से पड़ा है। मुअन यानी मृतकों का टीला। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐतिहासिक काल को भी पढ़ाएंगे तो एक बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। हम ऐतिहासिक काल को हम दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।